अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप सुनते हैं हर जुम्मे के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। सामीन, आज बहुत ही एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब अक्टूबर का महीना आता है तो अक्टूबर का महीना दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम पिंक टूबर भी कहते हैं। पिंक रिबन, जैसे पिंक गुलाबी रंग होता है, इसी तरह इसको पिंक टूबर भी कहा जाता है। इस महीने का मकसद ख़वातीन और मर्दों दोनों में इस बीमारी के बारे में शऊर पैदा करना है। इसे हम टॉपिक पे बात करेंगे, नंबर्स और फिगर्स पे भी डॉक्टर से पूछेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है नेविगेटिंग ब्रेस्ट कैंसर मैनेजमेंट और सर्वाइवरशिप। और आज का हमारा शो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर एमन माजिद हमारे साथ कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एमन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसी हैं डॉक्टर एमन? अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू बिल्कुल सो मच, ठीक। आप हमारे शो में आई। और डॉक्टर एमन, बहुत ही एक अहम टॉपिक है। मैं सबसे पहले तो सिर्फ ये चाहूँगी कि आप, जो हम पिंक टूबर कहते हैं जी। महीना, तो ये क्यों कहते हैं हम इस महीने को? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए इस अक्टूबर के मंथ को एक आगाही के लिए मुख्तस कर दिया गया है। तो इसके लिए उसको एक नाम दे दिया गया पिंक अक्टूबर के नाम से, विच इज़ अ स्लोगन लाइक अ पिंक रिबन टू गिव देम अवेयरनेस कि भाई हमारे पास इस मंथ को टोटली डेडिकेट कर दिया गया लोगों की आगाही के लिए ब्रेस्ट कैंसर की, ताकि इसकी तशख़ीस में जल्द से जल्द लोगों को अवेयरनेस आए। बिल्कुल। तो ये जो अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर की, ज़ाहिर है हम पूरे महीने ही कर रहे होते हैं, वैसे तो पूरा ख्याल इस साल ही हमें इसकी स्क्रीनिंग पे काम करना चाहिए। तो आप अभी, जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, तो क्या यहाँ पर आप इसकी देख रही हैं कि कितनी प्रेजेंस मौजूद है और कितनी ख़वातीन को हर साल हम देख रहे हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो रही हैं? अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात की जाए तो अनफॉर्चुनेटली एशिया में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नंबर है इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर के। पाकिस्तान में ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। ऑन एवरेज एवरी 8 वुमेन जो हैं उनको लाइफ टाइम में रिस्क होता है कि वो शायद आगे चल के उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सके, जबकि वर्ल्ड वाइड 1:9 रेशियो भी है, जबकि पाकिस्तान में 1:8 है। लास्ट ईयर का जो डेटा था उसमें 3 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें 40,000 डेथ बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, यानी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी इस मौलिक बीमारी से उनको फिर निपटना पड़ा था। तो पाकिस्तान में तो इसका रेशियो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ज़्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, अगर मैं इस ब्रेस्ट कैंसर को दूसरे डिफरेंट और कैंसर से मिलाना चाहूँ, तो क्या ये दूसरों से डिफरेंट है थोड़ा सा? अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर दूसरों से इस तरह से मैं एक कहूँगी कि इसमें स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग उन कैंसर की जाती है जिसको हम मुकम्मल जड़ से ख़त्म करें तो उस बंदे का सर्वाइवल बढ़ जाए। तो ब्रेस्ट कैंसर में अगर स्क्रीनिंग जल्द से जल्द की जाए तो उसके लिए, अगर वो जल्दी पिक हो जाए तो पेशेंट क्योर हो जाता है, और उससे फ़ायदा क्या, उसका सर्वाइवल बेहतर हो जाता है। कुछ और कैंसर भी हैं जिसमें कोलॉन, हिपेटोसेलुलर और लंग कैंसर भी हैं, जिसको स्क्रीनिंग के ज़रिए अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी और कैंसर में इतना ज़्यादा स्क्रीनिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा, लेटेस्ट एडवांसमेंट बहुत अवेलेबल है, लेटेस्ट ऐसी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं जिसके ज़रिए इस बीमारी को जल्द से जल्द कंट्रोल करके अर्ली स्टेज पे अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो हम क्योर की तरफ जा सकते हैं। सही। अच्छा, देखिए, पहले तो डॉक्टर एमन ये कहा जाता था कि जी इनकी जीन्स में है या इनहेरिटेंस है, तो कोई भी डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कैंसर है, कोई भी बीमारी को आप मौरूसी बीमारी से कनेक्ट कर देते थे। लेकिन अब हम देखते हैं, चाहे हम डायबिटीज़ को भी ले लें, तो अब तो नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और रिस्क लेवल्स भी डिफरेंट नज़र आते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या, किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? अच्छा, अगर हम ओवरऑल 100% में बात करें कि 100 पेशेंट मेरे पास आए जिनको ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस हुई, तो उनमें सिर्फ 80% जो लोग थे वो स्पोरेडिक, यानी उनमें कोई वजह नहीं मिली। वजह या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, उनकी लाइफस्टाइल हो सकती है, लेकिन ना तो उनमें कोई जेनेटिक ना कोई फैमिलियल हिस्ट्री मिली, यानी ना तो उनकी फैमिली में मौजूद था ना ही उनकी जीन्स में कोई ख़राबी थी। तो 80% तो इंसिडेंटल विदाउट एनी कॉज उनमें डिटेक्ट हुआ। तो इसको मोरोसी तो बिल्कुल नहीं कहा जाए। मोरोसी जो देखा गया वो 5 से 10% देखा गया है। और फैमिलियल यानी फैमिली से जो ट्रांसमिट हो रहा है, एक होता है जीन से ट्रांसमिट हो रहा है, एक फैमिली की क्यूमुलेटिव बहुत सारी जीन्स की वजह से ट्रांसमिट हो रहा है, वो तकरीबन
20% है, तो 80% तो विदाउट एनी कॉज डिटेक्ट पेशेंट में पाया जाता है ये। अच्छा, क्या बहुत सारे, जैसे हम जब लाइफस्टाइल की भी बात करते हैं, तो क्या लाइफस्टाइल भी इज़ वन ऑफ द रीज़न हो सकता है? अब ज़ाहिर है लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोई ओबीस है, कोई स्मोकर है, या किसी की दूसरी हैबिट्स हैं, तो क्या लाइफस्टाइल का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस पर? अच्छा, हम ना, आपने जैसे सबसे पहले जो बात करी इससे पहले रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर की कुछ मॉडिफाइबल भी हैं, जिसको मॉडिफाई कर ले तो चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे? ओबेसिटी के रिस्क फैक्टर, उसको अवॉइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं है, तो जहाँ सोसाइटी में होता है उनमें ज़्यादा देखा गया है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। कुछ होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, देखा ये गया है कि जिन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करे 3 साल से ज़्यादा, तो उनमें इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया इस कैंसर का। एक होता है जब ख़वातीन की माहवारी बंद हो जाती है तो उनको गायनोकोलॉजिस्ट, उनकी अलामात आना शुरू होती हैं, हॉट फ्लशेस, विजाइनल ड्राइनेस, फटीग, उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देती हैं। बिल्कुल। उससे भी इसका इंसिडेंस जितना ड्यूरेशन बढ़ता जाता है कि वो लेती जा रही हैं, उससे भी इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जंक फूड इनटेक से इसका रिलेशनशिप है। तो इन चीज़ों को अगर अवॉइड करें तो ये रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। सो ट्रू। आई थिंक ये बड़ी अहम बातें आपने डॉक्टर एमन कही हैं, और यकीन करें यही तमाम चीज़ें जो हम कर रहे हैं इस वक्त, कि हम जंक फूड का इस्तेमाल भी करें। देखा जाए तो हम अपने बच्चों को भी, मतलब मैं देखती हूँ कि माएँ जो हैं वो हम प्रोसेस फूड घर में ले आते हैं, और बिल्कुल। आसान है सब कुछ बना के ऐसा देना। ही। तो ये प्रोसेस फूड को वाकई में अपनी ज़िंदगी से और निकालना ही होगा। एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, तो वो जो लोकल बेकरीज है ना, जिसमें रीहीटेड ऑयल यूज़ करते हैं, हाँ। एक ही ऑयल को बार बार यूज़ करे जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज के लिए, या एक से समोसे। ज़्यादा ऑयल, कहते हैं बिल्कुल। बहुत हुआ 2 बार यूज़ करें। क्यों? क्योंकि उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इतनी ज़्यादा है जो कि कार्सिनोजेनिक है, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। और फ्रूट्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है वो एक प्रोटेक्टिव है, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो ये हमारी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, हमने स्क्रीनिंग पे बात करी, सेल्फ स्क्रीनिंग इस पे कितनी ज़रूरी है, और किन किन क्या हर एज ग्रुप में करनी चाहिए? कौन सी एज ग्रुप होती है, इस पे थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। स्टार्ट करते हैं 18 साल से। 18 साल में अवेयरनेस आनी चाहिए कि ये कुछ ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसे छोटे बच्चों को नहीं ज़्यादा हम काउंसल करेंगे, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। फ्रॉम द 25 ईयर्स यानी 25 साल से अबव ख़वातीन को अपनी हर माहाना अपना खुद से मुआयना करना चाहिए, और 40 साल और उससे अबव जो उम्र की ख़वातीन हैं उनको सालाना एक बार मेमोग्राम कराना चाहिए, और किसी ट्रेंड फिजिशियन से अपना एक बार मुआयना करा लेना चाहिए। तो यानी 18 साल में अवेयरनेस, 25 साल से खुद से मुआयने की तरफ जाना चाहिए हर माह, और 40 साल और उससे अबव को साल में एक बार मेमोग्राम, और एक फिजिशियन यानी ट्रेंड सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा साल में एक बार एक ट्रेंड फिजिशियन से अपना चेकअप करा लेना चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा, कोई सेल्फ स्क्रीनिंग करने के कोई तरीक़ेकार होते हैं कि कैसे चेक करना चाहिए? अगर हम खुद करना चाहें तो किस तरह होता है? कोई वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं इंटरनेट पे? बिल्कुल, इंटरनेट पे ऑथेंटिक वीडियोस भी अवेलेबल है, और मैं छोटे से आसान तरीके में समझाना भी ये चाहूँगी कि माहवारी के दिनों में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ना किया जाए। माहवारी के 1 हफ्ते बाद शीशे के सामने खड़े होकर अपने दोनों छाती का मुआयना किया जाए कि दोनों की सिमेट्री, दोनों देखने में एक जैसे हैं, कोई एक में दूसरे में कोई ममासलत के अलावा कोई और नई चीज़ तो बाहर नज़र नहीं आ रहा। तो अपनी उंगलियों से मुआयना करते हैं, उंगलियों को जोड़ा जाता है, और गोल दायरे में एक छाती, सीधे हाथ की छाती को उल्टे हाथ से, उल्टे हाथ की छाती को सीधे हाथ से अपनी उंगलियों से दबा के मुआयना किया जाता है। इसके अलावा शीशे के सामने खड़े होने का मकसद क्या है कि आप देख लें कोई उभार तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है, स्किन में कोई जो सूजन तो नहीं आ रही, आपके निप्पल की इन्वर्जन यानी उसके अंदर की तरफ ढलाव तो नहीं है, या फिर कोई दबाने से डिस्चार्ज खून या कोई पानी तो नहीं आ रहा। इन चीज़ों को महीने में एक बार लाजमी देख लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि जो ख़वातीन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल स्टडी से प्रूवन है कि लैक्टेशन एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, मिनिमाइज ज़ीरो नहीं कर देता, लेकिन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें, ठीक है, तो ज़ाहिर है जैसे आपने बता दिया कि इस एज ग्रुप में हमें सेल्फ स्क्रीनिंग तो करनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर टेस्ट भी होते हैं जो हमें करवाने चाहिए? ठीक है, जो स्क्रीनिंग का मकसद है, अभी बीमारी हुई नहीं, हम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो मेमोग्राफी जो है वो 40 सालों से अबव ख़वातीन सबको साल में एक बार लाजमी करा लेना चाहिए।
3 टायर्स कहते हैं स्क्रीनिंग के। एक हो गया सेल्फ एग्जामिनेशन जो 25 साल से शुरू हो रहा है, एक हो रहा है मैमोग्राफी जो 40 साल से शुरू हो रहा है, और एक हो रहा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय ट्रेन फिजिशियन, यानी किसी मोहल्ले से मुआयना कराना, वो भी 40 साल और उससे अबव खवातीन को साल में एक बार करा लेना चाहिए। तो टेस्ट जो अवेलेबल है वो मैमोग्राफी है। बहुत अच्छा सवाल है, और बिल्कुल मेरा अगला सवाल वैसे यही था, क्या आपकी छाती में होने वाली हर गुठली क्या ब्रेस्ट कैंसर की गुठली होती है? अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर ले, 5 से 10% इवन 15% तक देखा गया है कि जो गुठली है उसका कैंसर से ताल्लुक़ नहीं है, वो बेज़र गुठलियाँ तक कंसिडर की जाती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँ, आपका अल्ट्रासाउंड ठीक आ रहा है लेकिन आपको गुल्टी महसूस हो रही है, आपका मेमोग्राम ठीक आ रहा है, आपकी गुल्टी महसूस हो रही है, लेकिन आपने तीसरा स्टेप क्या करना है, ट्रेन फिजिशियन से चेकअप कराना है। वो उस चीज़ को निगाह में रखेंगे कि उसका रद्दुबदल, उसका साइज़, उसमें क्या चीज़ है, उसको अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी से कोरिलेट करेंगे कि आया ये वाकई बेज़रर है कि इसको छोड़ दिया जाए, उसको बायोप्सी की तरफ ना जाया जाए, या इसको क्या नाम है लाजमी इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करा जाए। तो उसके लिए मैं कहूँगी एक दफ़ा ब्रेस्ट सर्जन से अपना मुआयना करा लें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ऐमन, जब हम बात करते हैं आगाही की, तो ज़ाहिर है देखें, जब हम छाती के सरतान की बात करते हैं तो लोग इसमें बहुत शर्म महसूस करती हैं, ख़वातीन स्पेशली। तो इसमें जब आपका लाइफ पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, उसको कितना इन्फॉर्म्ड होना इस बीमारी के बारे में ज़रूरी है? 100% होना चाहिए, क्योंकि इलाज भी वही कराएगा, अस्पताल भी वही लाएगा, उसको इमोशनल सपोर्ट भी वही करेगा। तो मैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उसको सबसे पहले आगाही हो। एक पेशेंट का अपना राइट है कि उसको किसको बताना चाहती नहीं, लेकिन मेरे नज़दीक उसको लाजमी पता हो, क्योंकि वो सारे डिसीजन में उसकी हेल्प करेगा। तो बिल्कुल पार्टनर को तो लाजमी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर ऐमन, ब्रेस्ट कैंसर की क्या जिस तरह दूसरे कैंसर की स्टेजेस होती हैं, इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं? अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 जिसमें गिल्टी से ब्रेस्ट तक महदूद हो और छोटी हो 2 सेंटीमीटर तक। ठीक है। 2 और 3 में गिल्टी का साइज़ 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो, और जो बगल जिसको एक्जिला कहते हैं उसके हुदूद का इन्वॉल्वमेंट शामिल होता है, उसके मुताबिक 2 और 3 में डिवाइड करते हैं। और स्टेज 4 जो कि लास्ट स्टेज है, उसमें ब्रेस्ट और बगल के हुदूद से बीमारी बढ़कर किसी और ऑर्गन में चली गई हो, किसी भी बॉडी के ऑर्गन में चली गई, उसको स्टेज 4 कहते हैं। तो इस तरह इनको 4 स्टेजेस में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। तो ज़ाहिर है जब हम कैंसर की बात सुनते हैं तो हमें ये पता होता है, खौफ होता है कि नहीं अब कैंसर हो गया, अब तो बस ज़िंदगी ख़त्म है। तो इसमें सर्वाइवल कितने परसेंटेज है इसमें? अच्छा, अवेयरनेस का एक मकसद, बार बार मैं एक चीज़ कहूँगी कि अर्ली डायग्नोसिस हो। क्यों? क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 2 का सर्वाइवल अराउंड 93 to 98% 5 ईयर सर्वाइवल देखा गया है, विच इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 100%। जबकि स्टेज 3 का इट ड्रॉप्स डाउन टू अराउंड 70% 5 ईयर सर्वाइवल, एंड स्टेज 4 का ऑब्वियसली थोड़ा सा वर्स है। इट डिपेंड अकॉर्डिंग टू द बायोमार्कर, पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या रिसीव करी गई और लोकेलिटी कहाँ पर वो रहता है, इन चीज़ों से वेरी करेगा। लेकिन इन जनरल जितनी जल्दी बीमारी पिक होगी, सर्वाइवल उतना ज़्यादा है, और 5 ईयर सर्वाइवल ऑलमोस्ट कंसिडर एज अ क्योर भी, तो विच इज़ अ गुड नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अच्छा अगर आपको डायग्नोस हो जाता है, क्योंकि यूजली लोगों के ना जहन में एक और सवाल भी होता है कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा तो हर हाल में ही पूरे ब्रेस्ट को सर्जरी करके काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब आपका मौलिद जो कि ब्रेस्ट सर्जन है वो कह रहा है कि आपकी गिल्टी इतनी छोटी है कि मैं उसको क्लियर मार्जिन यानी सही से सफाई के साथ आप उस गिल्टी को निकाल दूंगा और ब्रेस्ट मुकम्मल निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो देखा ये गया है कि जिनका ऐसे पेशेंट का जिनको मुकम्मल निकाला गया हो या सिर्फ उस गिल्टी को प्रॉपर तरीके से निकाला गया, उन दोनों का सर्वाइवल और रिकरेंस यानी बीमारी की वापसी के आने के चांसेस सिमिलर है। तो क्यों हम किसी बंदे को साइकोलॉजिकल डिलेमा दें पूरा निकालने के बाद, तो जबकि सर्वाइवल भी सिमिलर है और वापसी आने के चांसेस भी सिमिलर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मोहल्ले जो कि ब्रेस्ट सर्जन प्रॉपर गाइड कर रहा है कि आपको सिर्फ लंप निकालने की ज़रूरत है, गिल्टी निकालने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इस फैसले की तरफ। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि इसमें क्या सिर्फ कीमो मतलब फर्स्ट स्टेज पे सर्जरी की जाती है या पहले कीमोथेरेपी या रेडिएशंस भी होती हैं? उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस किस तरह के अवेलेबल हैं पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हर स्टेज के कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ट्रीटमेंट जो डिसीजन है, मैं अगर बताऊं
डिपेंड करता है पेशेंट की उम्र क्या है, क्या माहवारी आ रही है या बंद हो गई है, पेशेंट की बीमारी की स्टेज कौन सी है, और एक वर्ड यूज़ होता है बायोमार्कर। तशखीस हो गई तो उस पर डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं ERP और हर्टूनियो का, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। इन चारों चीज़ों पे फैसला किया जाता है इलाज का। इलाज के कुछ हिस्से हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। तो हर बंदा इस तरह से डिफरेंट हो जाएगा, उसकी एज मुख्तलिफ होगी, उसकी माहवारी आ रही नहीं आ रही, उसका बायोमार्कर डिफरेंट होगा, उसकी स्टेज डिफरेंट होगी। तो इस पे हम फैसला करते हैं। कुछ मरीजों को हम शुरू में सर्जरी एडवाइस करते हैं और फिर उस पर देखते हैं क्या उसको कीमो की ज़रूरत है या शुआओं की ज़रूरत है, और क्या उसको हार्मोन की गोलियां देने की ज़रूरत है, हार्मोनल थेरेपी जिसको कहते हैं। और कुछ मरीज़ जिसको हमें लगता है कि पहले कीमो दे देनी चाहिए, फिर उस पर हम दूसरे डिसीजन की तरफ जाते हैं कि पहले कीमो दें। इवन टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं और हमारे पास लेटेस्ट एडवांसमेंट में इम्यूनोथेरेपीज़ भी आ गई हैं। तो हमारा टोटल डिसीजन इन 4 चीज़ों पे होता है कि हर पेशेंट वेरी करता है, और फिर हम हर पेशेंट के अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं कि इन 4 चीज़ों पे एज, बायोमार्कर, स्टेज और मेनोपॉजल स्टेटस, और फिर पेशेंट को प्लान बताते हैं। लेकिन सर्जरी हर केस में रिकमेंडेड है recommended है। टिल स्टेज 3 तक। स्टेज 4 जिसमें बीमारी फैली हुई है उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डेटा है कि अब बीमारी फैली हुई कंट्रोल हो जाए, लेकिन क्योर करने के लिए सर्जरी इज़ द मैंडेटरी पार्ट। और आपको उस चीज़ को निकालना है, जैसे लाजमी, ना डिटैच करना, ताकि वो yes। स्प्रेड ना हो, बड़ा ना हो उसका और size। कीमो, हार्मोनल, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी उसके रिमेनिंग सेल्स को किल करने के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है। खैर, इसमें मैं एक बात ऐड कर सकती हूँ डॉक्टर ऐमन कि हमें जो है अपनी बच्चियों को, माओं का ये बड़ा फ़र्ज़ पड़ता है कि उनको आगाही जो है ना वो एक जब ज़रूरत हो तो ज़रूर बता दें। लाजमी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जब मैं बात करूँ तो क्या ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 1% या कोई परसेंटेज मर्दों के अंदर भी देखी गई है? बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया 1:8 रेशियो लाइफ टाइम रिस्क है वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर होने का, उसी तरह मेल में देखा गया है 1:, अराउंड 1000 और मोर। इट डिपेंड कि किस जगह के हम डेटा की बात करें। तो बिल्कुल मर्दों में भी ये बीमारी मौजूद है और इसका रेशियो कम है लेकिन मौजूद ज़रूर है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मैंने ये बताइए कि ये जो ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है, जब कोई इसमें मुब्तला हो जाए, तो कितना टाइम पीरियड लगता है कि पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट जो है, कीमोज एवरीथिंग, ये कितना टाइम पीरियड लगता है? इसको मैं 3 में डिवाइड करूँगी। एक वो बीमारी जो कि अर्ली स्टेज हार्मोन पॉजिटिव है, तो उनको या तो सर्जरी तो लाजमी हिस्सा है पहले या बाद में। कीमो का डिसीजन आजकल न्यू टेक्निक आ गई है जीन एसेस के ज़रिए कि क्या उनको लगनी चाहिए नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। और कीमो तकरीबन 4 से 5 महीने में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद शुआओं की बात आती है, उस पर देख लिया जाता है उसको ज़रूरत है या नहीं, और अगर नहीं है तो 6 हफ्ते में शुआएँ ख़त्म हो जाती हैं अगर ज़रूरत है। और ये मैं बात कर रही हूँ हार्मोन पॉजिटिव की, तो कम से कम उनको फिर हार्मोनल टैबलेट पे रखा जाएगा 5 साल, 7 साल या 10 साल, जो भी उसके रिस्क फैक्टर्स बन रहे होंगे। फिर दूसरी कंडीशन आती है HER2 पॉजिटिव, इसके लिए हमारे पास टारगेटेड थेरेपी का इलाज है। अगर बीमारी एक ही जगह पे कंट्रोल है, फैली भी नहीं है, तो इसका मुकम्मल इलाज इन चीज़ों के साथ साथ 1 साल तक टारगेटेड थेरेपी भी दी जाती है। और तीसरी जो टाइप है वो है ट्रिपल नेगेटिव, यानी उसमें बायोमार्कर सारे नेगेटिव आ गए। उसमें सिर्फ हम कीमो, सर्जरी, शुआओं से इलाज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज कि कब पहले चीज़ कौन सी देनी है और ज़रूरत क्या क्या है। और इसका इलाज जो है कीमो वैसे ही 4 से 5 महीने चलती है, सर्जरी में लगती है, और 6 हफ्तों की शुआओं की कितनी ज़रूरतें नहीं है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ये सब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और खुदा न खासा बीमारी फैली भी है तो जब तक बीमारी मौजूद है और बीमारी का इलाज दवाइयों से पॉसिबल है तो दवाई उस सूरत में फिर जारी रखना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, इसका सर्वाइवल रेशो ज़ाहिर है बहुत अच्छा है इस बीमारी का, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, मैं दोनों पे बात करना चाहती हूँ। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एक औरत, ज़ाहिर है ये जिस्म का वो हिस्सा है, ज़ाहिर है आप कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप एक फ़िज़िकल लुक पे हमेशा लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अपने आप को नहीं करना चाहते, ठीक है। चाहे मुझे कुछ भी हो रहा हो, मुझे होता है कि मेरे चेहरे पे हल्का सा मेकअप भी हो जाए या मैं कुछ लिपस्टिक भी लगा लूँ। तो आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन के ऊपर इमोशनली कितना इफ़ेक्ट आता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट? बिल्कुल आता है। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ऑन्कोलॉजी के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ कीमोथेरेपी उनके नेल चेंजेस करती है, आर्म्स के
فیٹ کے کلر چینجز آ جاتے ہیں, پیشنٹ پیل ہو جاتا ہے خون کی کمی کی وجہ سے, اسکن چینجز آتی ہیں, تو لازمی ان کو اس دوران ایک ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اپنی اسکن کیئر اچھی رکھیں, اچھے پروڈکٹ سے وہ موئسچرائز رکھیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ ریورسیبل ہوتا ہے کہ جب انشاءاللہ علاج مکمل ہو جائے گا تو یہ چیزیں دوبارہ ریکورڈ ہو جائیں ہیئر گی. لاس واپس آ جاتا ہیئر ہے. لاس بالکل جو اس کا نارمل گروتھ پیٹرن ہے ہیئر کا اس کے حساب سے واپس آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریکوریبل ہے, ریکوریبل ہے. موجود ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایمن. ہم نے بہت ڈیٹیل میں پورے ٹاپک کو کور کیا. کوئی بھی بات اگر رہ گئی ہوگی لسنر تو انشاءاللہ آنے والے اس مہینے میں آپ بہت سارے ایسے شوز اس پہ ہم کریں گے, اور کوئی اور سوال ایسا ہوگا تو یقیناً اس میں بھی بات کریں گے. اور ہم حاملہ خواتین سے ریلیٹڈ اور بھی سوال ہیں لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے, نیکسٹ شو میں اس کو کریں گے. آپ آخر میں کوئی کلوزنگ میسج دینا چاہیں گے لسنرس کو؟ میری طرف سے یہ میسج ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ کیوریبل ہے, اور اس کا سروائیول یعنی زندگی میں نارمل زندگی گزارنے کا چانسز اور بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے چانسز تب ممکن ہے جب یہ ارلی یعنی جلدی تشخیص ہو جائے, یعنی پھیلنے سے پہلے. تو اس کے لیے اپنی اسکریننگ یعنی معائنے کی بہت ضرورت ہے. یا تو خود کریں جب آپ کو, جیسے میں نے سمجھایا, کب کرنے کی ضرورت ہے, یا مالج کو دکھانے کی. گھبرائیں نہیں, کیونکہ بعض اوقات جلدی پکڑ میں آ جائے تو کچھ مریضوں کو نہ کیمو سے بھی بچ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو شعاع نہ لگے, اور شاید صرف سرجری سے ہی بیماری ٹھیک ہو جائے. اتنی جلدی بھی پیشنٹ کو اگر ہم پکڑ لیں تو بالکل اسکریننگ یعنی اپنے اویئرنیس اس کی ضرورت ہے کہ جلد سے جلد جیسی کوئی علامات ہو فوراً مالج سے رجوع کریں. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایمن. اور میں چاہوں گی کہ خیر لیاقت نیشنل کا بھی بہت شکریہ, بہت زبردست ڈاکٹرز ہمیشہ آتے ہیں. آپ ریڈیو سنتی ہیں ویسے؟ کسی زمانے میں, اب تھوڑا کم ہو گیا. لیکن ریڈیو کی امپورٹنس سے کچھ کہہ سکتی ہیں, کیسا لگا ویسے شو پہ آ کے ریڈیو پہ آپ کو لگا کہ لوگوں نے آپ کو سنا؟ بے شک میں یہ کہوں گی کہ جو جہاں پر لائٹ نہیں ہوتی, ہم کراچی میں وہ لوگ ایف ایم شو سن رہے ہیں تو کسی طرح ایک میسج پہنچ رہا ہے. بالکل. گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے سن رہے ہیں آپ, کسی بھی طرح سن رہے ہیں, ایک میسج پہنچنے کا ایک ہمارے پاس ایک چیز ذریعہ موجود ہے, تو کیوں نہیں. بالکل. اور ہمارے پاس اب تو وقت بھی نہیں ہے, میرے خیال میں گاڑی چلا رہے ہوتے تو ایک سب سے اچھا آپ کا ذریعہ موجود ہے کہ آپ کی گاڑی میں آپ کو لگا ہوا ہے اور آپ ایٹ لیسٹ اس پورے دوران آپ کو انفارمیٹو بات سن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایمن, اور بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پہ ہمیں آگاہی دی. اور بس میں بھی اپنے لسنرس کو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں پلیز, یہ بریسٹ کینسر جو چھاتی کے سرطان کی بات کرتے ہیں, ہم سب کو چاہیے جو آج یہ مہینہ جو ہے وہ اکتوبر کا مہینہ پنکٹوبر اس لیے پورا کا پورا بریسٹ کینسر پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم مردوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی اپنی بیویوں کو پش کریں, اگر وہ 40 سال سے اوپر ہیں تو ضرور جائیں, ان کو بھیجیں کہ بھائی آپ جا کے میموگرام کروائیں, اپنا چیک اپ کرائیں اور فزیکل چیک اپ کرائیں, تاکہ ہم ارلی اس بیماری کو جتنا پکڑ سکیں گے اتنی ہی اس کا علاج آسان ہوگا اور اتنا ہی مریض اسٹریس سے کم رہے گا. اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.